पेंटिंग को जो है ठीक से की दीवार में ये पेंटिंग जो है इसको कहते हैं संसार। ये बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है स्नो। पेंटिंग को जो है ठीक से की दीवार में ये पेंटिंग जो है इसको कहते हैं संसार चक्र। हम संसार चक्र ही बोलेगा क्योंकि अनेक देश अनेक नाम बोलते हैं। हर जो बुद्धिस्ट देश जो उसको अलग अलग नाम दिया है। आजकल इंग्लिश में द व्हील ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। हम उसको यूज नहीं करेगा, संसार चक्र ही कहूँगा क्योंकि पुराने बुद्धिस्ट किताबों में संसार चक्र को ही कहा। संसार चक्र की पेंटिंग क्या है जी? ये है नक्शा, मैप, एक देश का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, संसार का, जिंदगी चक्र जिसे कहते हैं। हाँ जी, जीवन चक्र। हाँ जी। जीवन चक्र। अब संसार चक्र में 6 पार्ट होता है। मनुष्य लोग, देव लोग, असुर लोग, भूत प्रेत के लोग, नरक के लोग, जानवर के लोग, 6 पार्ट होता है बुद्धिज्म के अनुसार। क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म पुनर्जन्म को मानते हैं। माने कोई किसी मिट्टी की पुतला को किसी ने फूंक मार के जिंदा को ऐसा नहीं मानते हैं। क्योंकि हमारे जो हमने बहुत पास में बहुत जन्म लिया, वहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से भी भविष्य में जाएगा और दूसरे जन्म लेगा। यानी हमारे इतिहास पुराना है हर किसी का, हर जीव जंतु का। तो जन्म बार बार लेता है तो कौन कौन सा जगह में आप जन्म ले सकता है? तो कहते हैं बुद्धिज्म के अनुसार 6 में 6 ही है। शायद हिंदुज्म और जैनिज्म में 84 लाख यूनिया या जीव जंतु बताया, बहुत विस्तार किया। बुद्धिज्म में उतना विस्तार नहीं किया, 6 ही बताया। 6 में आपकी पूरे 84 लाख आ जाता है। इस 6 में या हम कहते हैं हम कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, कभी देवता के रूप में, कभी असुर के रूप में, कभी भूत प्रेत नरक या जानवरों के रूप में जन्म लेता है। बार बार जन्म लेता है, यानी कभी ना खत्म होने वाले हमारे सफर इस तरह चलते रहता है। फिर दुख भोगते हैं, सफरिंग करते हैं। क्यों जी? क्योंकि उसको समझाने के लिए, यानी उसको दिखाने के लिए बीच में 3 चित्र बना, सांप, पक्षी, सुअर। ये सांप जो है गुस्सा, अहंकार, घमंड, क्रोध, ईगो का प्रतीक है, असेंबली से। पक्षी जो है लोभ, लालच, कामना, डिजायर का प्रतीक है, असेंबली से। सुअर जो है अज्ञानता, मूर्खता, इग्नोरेंस या नालायकपन का प्रतीक है, असेंबली से। यानी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, बुरे विचार है। उनमें से मुख्य यही 3 जो है हमको फंसाता है, पुश करता है, प्रेरित करता है, मजबूर करता है कुछ गलत बोलने में, गलत करने में। जैसे कि हम गुस्से में या ईगो के कारण या घमंड के कारण कुछ ना कुछ हम गलत काम करते हैं या गलत बोलते हैं, या हम लोभ लालच के पीछे भागते हैं, या हम नालायकपन के कारण, कुछ अज्ञानता के कारण कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं। यानी वो जो है उसको कर्मा बोलता है, वही उसी को कर्म बोलता है, एक्शन बोलता है। उसी के अनुसार जैसे आपने कर्म किया, बार बार किया, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो मजबूत होता है। तो उसी के अनुसार आपको इस मरने के बाद इस 6 में से एक में जाना है। जैसे आपने अच्छा कर्म किया, हो सकता है आपको मनुष्य लोग, देव लोग मिल सकते हैं। आपने बुरा कर्म किया, हो सकता है भूत प्रेत नरक या जानवरों में जन्म ले सकता है। ये कर्म फल की सिद्धांत इसमें बताता है। अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक जो है मैंने नया कुछ नहीं बताया, जो आप कहते हैं उसी वही कहा, बस वो थोड़ा बताने की ढंग अलग है। यहाँ से बुद्धिज्म की व्याख्या, एक्सप्लेन थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए हो सकता है आप इसको नहीं मानते हो, लेकिन मैं तो बुद्धिज्म के अनुसार कहेंगे ना जी। अब ठीक है जी, तो क्या ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, हम संसार में बार बार भटकता है, उसका मूल कारण या कोस जड़ जो है अपने बुरे सोचा, बुरे कर्म है, ये है। तो क्या कर सकते हम? तो कहता है कि कहा कि भारत में इन हजारों सालों में कहा कि ऐसा करो, तुम अच्छा करो, भला करो, पुण्य कमाओ, तो तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, यानी वो हेवन। स्वर्ग में क्या? स्वर्ग में कल्प ब्रिजदेव करने आनी आदि आदि बहुत उसका गुणगान का कहा, ऐश आराम की जिंदगी है, ऐसा है। तो वो मिलेगा, तुम अच्छा करेगा तो, पुण्य कमाएगा तो, नहीं तो तुम नरक में पतन होगा और दुख भोगेगा। अनेक तरह की जो वहाँ पर जो सफरिंग के नाम बताया। ठीक है जी, यानी मेरे कहने का मतलब ये है जी, जो समाज को ऐसे बताया कि तुम वहाँ जाने की कोशिश करो, वही तुम्हारे मेन गोल होना चाहिए, जीवन की आखिरी मकसद, यानी मोक्ष, निर्वाण, उसी की तरह पेश किया।
वही दशा यूरोप में भी था। यूरोप में भी इन हजारों सालों में क्या कहा, आओ अच्छा करो, भला करो, चर्च में आओ, तो होली बुक्स पढ़ो, तो तुम्हें मरने के बाद गॉड खुश होगा, तो तुम्हें मरने के बाद हेवन मिलेगा। हेवन में बहुत गुड अच्छे अच्छे फैसिलिटी आदि आदि की बात होता है। नहीं तो तुम हेल में जाएगा, दुख भोगेगा। यानी हेवन को ही आखिर गोल की तरह, मोक्ष की तरह पेश किया। वही दशा अरब के देशों में भी था। अरब में भी यही कहा, आओ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तो तुम्हें मरने के बाद जन्नत मिलेगा। वहां पर बहुत सुख की सुविधा के नाम बताया, पूरे आदि बहुत सारे। नहीं तो तुम जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, दुख भोगेगा। यानी जन्नत, स्वर्ग, हेवन, उसी को ही आखिर गोल की तरह, मोक्ष की तरह पेश किया। ठीक है जी। अब आता है बारी बुद्धिज्म की। अब यदि मुझे पूछे कि कोई कि आप भी जो ध्यान साधना करते हो, पुण्य कमाते हो, पूजा पाठ करते हो, क्या वो आप भी जन्नत जाने के लिए करते हो, स्वर्ग जाने के लिए, हेवन जाने के लिए? नहीं, हमें बिल्कुल रुचि नहीं जन्नत स्वर्ग में, क्योंकि वो हमारे आखिर गोल भी नहीं। ऐसे भी हम उसको मोक्ष नहीं मानते हैं। क्यों जी? देखिए, जन्नत के राजा जो इंद्रदेव, जो वो भी गुस्से में आकर युद्ध करता है। जहां पर गुस्सा है, क्रोध है, आशान है, वो मोक्ष नहीं है जी। ऐसा मोक्ष कैसे हो सकता है? वहां पर भी झगड़ा है तो वो मोक्ष नहीं हो सकता है। ऐसे भी वहां पर ये तो ऐसा हुआ कि गरीब आदमी जो है झोपड़पट्टी में बैठा है, तो वहां पर लाइट की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, बड़े होटल में जाने को कहेगा तो वहां पर सब कुछ सुविधा है, तुम निकलो जी यहाँ से वहां जाओ, अच्छा है। तो ये फिलहाल ठीक रहेगा, लेकिन वो असलियत में उसका मुक्ति नहीं है। ये तो जगह बदलने की बात हुआ ना। ये जगह बदलो, उस जगह अच्छे वहां जाए। जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धिज्म जगह बदलने को मोक्ष नहीं कहते, खुद को बदलना है बुद्धिज्म के अनुसार, तभी मोक्ष हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो बुद्धिज्म के अनुसार मोक्ष या निर्वाण, छुटकारा, मुक्ति क्या है? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का 2 श्लोक आता है प्राचीन भाषा में। ये श्लोक कहते हैं, आपको अपने अंदर की बुराई या नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार को निकलना है, स्किन करना है। जब तक ये रहेगा, जन्नत में जाओ, स्वर्ग में जाओ, है कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। वहां पर भी जन्नत नहीं, वहां मोक्ष नहीं, इसको स्किन करना है। ठीक है जी। इसको निकालने के बाद सभी कहते हैं भक्ति से मिल सकता है। नहीं, बुद्धिज्म के अनुसार बिल्कुल नहीं। भक्ति से मिलता है तो हर रिलीजन अपने भगवान के लिए जान देने की तैयार है। भक्ति बहुत मजबूत है। भक्ति से मिलता है तो आधी दुनिया के लोगों को मोक्ष मिल चुका होता, नहीं मिलता है। मेहनत करना पड़ता है भाई, ध्यान मेडिटेशन करना पड़ता है, विपासना करना पड़ता है, खूब ध्यान। बुद्धिज्म की पूरे 2500 साल की सफर में पूरे फोकस लगा ध्यान मेडिटेशन करने। और क्या कर रहे हो, छोड़ो जी। अपने अंदर में बहुत कुछ बुरा है, उसको निकालने की कोशिश करेगा। हम ध्यान विपासना मेडिटेशन करेगा, मेडिटेशन करते जाएगा। जैसे प्यास होता है, बाहर से थोड़ा गंदा लगता है, छिलका निकालते निकालते शुद्ध प्यास आता है, उसी तरह आपकी विकार निकालते जाएगा। एक दिन ऐसे दशा आएगा, प्योर माइंड या सबकॉन्शियस आएगा, जो बिल्कुल विकार नहीं, किसी के प्रति न जो क्रोध है, न कुछ चाह लालच है, बिल्कुल शुद्ध होगा। तो उसी सिचुएशन को ही परम शांति, मोक्ष, निर्वाण कहते हैं। ये तो आपको मनुष्य लोक में भी मिल सकता है। उसके लिए जन्नत, स्वर्ग, हेवन जाने की आवश्यकता नहीं है। वो पुरुष के रूप में भी मिल सकता है, स्त्री के रूप में, माँ की, पिता की, हर किसी के रूप में मिल सकता है। बस आप मेहनत करना है। अच्छा जी, आप चाहता है इस स्टोरी की, इस पेंटिंग में और भी चित्र है। मैं यहाँ पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इस पेंटिंग की थोड़ा इतिहास थोड़ा बताना चाहता हूँ, लंबा तो नहीं होगा। नहीं। ठीक है जी। अब कहता है कि इस पेंटिंग को क्यों लिखा, कब लिखना शुरू हुआ, इसके विषय में बुद्धिज्म की किताब है अवधान सूत्र बोलकर। उस सूत्र में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज है। उनमें से एक स्टोरी आता है राजा उत्तरयान का स्टोरी। इसमें आता है कि प्राचीन काल में, यानी 2500 साल पहले, जब गौतम बुद्ध जी जम्बूद्वीप में थे या महावीर स्वामी जी जम्बूद्वीप में थे। बुद्धिज्म की किताबों में भारत को जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप में मॉडर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब आ जाता है। उसमें 16 जनपद पूरा आ जाता है। उस जम्बूद्वीप में मगध जनपद बोलकर एक जनपद है, यानी मगध जनपद को आज के हम बिहार को ही मगध जनपद मान लेने से ठीक रहेगा। तो मगध जनपद की राजकुमार बिंबिसार, ये राजपूत होने के नाते राजपूतों को परंपरा के अनुसार 18 साल तक किसी वन में या ऋषि मुनि के पास बैठकर शिक्षा लेना पड़ता है। तो ये जाते हैं किसी गुरुकुल में पढ़ने। वहाँ पर और दूसरे जनपद के राजकुमार भी वहाँ आए थे, इनसे मिलता है, क्लासमेट के रूप में उनको बहुत साथी मिलते, एक अच्छे साथी मिलते हैं, उसका नाम है राजकुमार उत्तरयाना।
राजकुमार उत्तरयाना तक्षशिला देश के राजकुमार थे। तक्षशिला माने मॉडर्न पाकिस्तान के रावलपिंडी के आसपास को ही हम तक्षशिला मानेगी, क्योंकि तक्षशिला या तक्षशिला बोलते हैं, क्योंकि तक्षशिला बुद्धिस्ट स्तूपा, तक्षशिला बुद्धिस्ट विहार आदि की खंडहर आज रावलपिंडी के आसपास मिलता है। ऐसे भी तक्षशिला रावलपिंडी में तक्षशिला म्यूजियम के नाम से एक म्यूजियम बनाया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो आसपास से बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ स्टेचू बुच्चू जो कुछ भी मिला वो वहाँ देखने के लिए रखा है। तो ये तक्षशिला की उस जमाने में वहाँ पर भी बुद्धिज्म हिंदुज्म बहुत मजबूत था। तो ये तक्षशिला के राजकुमार उत्तरयान और मगध के राजकुमार बिंबिसार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। बहुत लंबे समय तक साथ खेलते हैं, साथ जीते हैं, साथ समय बिताता है। तो ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, अपने शिक्षा लेते जाते हैं। 18 साल आ जाता है, एक नौजवान बन जाता है। अब तक्षशिला के लोग आते हैं अपने राजकुमार को लेने के लिए, वो लेकर जाते हैं उनको। तो मगध के लोग भी आता है, अपने राजकुमार को मगध ले जाता है। कुछ साल के बाद ये मगध की राजकुमार बिंबिसार ये मगध के राजा बन जाता है, वो वहाँ तक्षशिला के राजा बन जाता है। इस तरह चलते हैं, कई साल बीत जाता है। तो एक बार तक्षशिला की राजा उत्तरयान को अपने बचपन की मित्र बिंबिसार का याद आता है। तो सोचते है कि मैं अपने मित्र को एक चिट्ठी लिखूंगा, खत लिखूंगा। तो सोचते है केवल चिट्ठी क्यों, मैं सिंधु देश से घोड़े मांगता हूँ। पाकिस्तान की सिंध उस समय सिंध जनपद, सिंध की घोड़े उस समय बहुत मजबूत माना जाते थे पूरे जम्मू-देव में, हर 16 जनपद में। तो वहाँ से बहुत सारे घोड़े की झुंड मांगते हैं, यानी 30-40 घोड़े, और कुछ रक्षा कवच, तलवार आदि रक्षा कवच, कुछ हार आदि जो है संदूक में डालते हैं। घोड़े भी है, एक चिट्ठी, और अपने राजदूत और उनकी सेवकों के साथ तक्षशिला से मगध देश में भेज देते हैं। कहाँ तक्षशिला, कहाँ मगध, बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। कई महीना लग गया होगा। उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना नहीं थे। मगध की राजधानी उस समय थे राजगीर, बिहार में एक जगह है राजगीर। अब राजगीर में मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में ये तक्षशिला के लोग आता है। उनकी वेशभूषा और बोलचाल थोड़ा अलग होगा। ये लोग आते हैं, संदूक लेकर आता है, चिट्ठी लेकर आता है, राजा बिंबिसार के पास आता है, कहते हैं हम लोग तक्षशिला से आया है, हमारे राजा उत्तरयान ने आपके लिए ये संदूक बेचा, ये चिट्ठी बेचा, कुछ बहुत घोड़े भी बेचा है, हमने आपकी गौशाला में रखा है, इस सबको स्वीकार कर लीजिए। हम लोग कुछ दिन रुकने के बाद वापस अपने देश लौट रहा हूँ, ऐसा कहता है। कुछ दिन रुक के वो लौट जाता है। तो राजा बिंबिसार संदूक खोलकर देखता है, उसमें बहुत कीमती रक्षा कवच, हार, बहुत कुछ थे। और बाहर जो महल के बाहर गौशाले में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े भी लाए थे। बहुत खुश हो जाता है राजा बिंबिसार। अब सोचता है कि मेरे मित्र ने अभी भी मुझे नहीं बुलाया, मुझे इतना तोहफा बेचा, गिफ्ट बेचा कीमती, मैं भी अपने मित्र को राजा उत्तरयान को कुछ बदले में तोहफा बेचूंगा, ऐसा सोचता है। अब ऐसा चीज बेचूंगा बहुत कीमती, जो मेरे देश में मिलता हो उनकी देश में मिलता ना हो। अब क्या बेचूं सोचकर कई दिन सोचते हैं। कई दिन सोचने के बाद भी उनको कुछ आइडिया नहीं लगता है। तो फिर वो एक बार को राजगीर नगर से बाहर जाता है। वहां पर राजगीर की उधर कोने में गिद्धरकुटी पर्वत है, जो गीत के रूप में एक पर्वत है। आज वो गिद्धरकुटी पर्वत के ऊपर जापान के लोग निशांति स्तूप बनाए, जहाँ जैसे ले में है ना, उस पर्वत के ठीक नीचे गौतम बुद्ध का आश्रम थे, मनास्ट्री उस समय, जिसको वेणुवन आश्रम कहता है। वहां जाता है राजा बिंबिसार, गौतम बुद्ध से मिलता है, नमस्कार करते हैं, और अपने दिलो दिमाग में या अपने जो मन में जो कुछ भी आजकल विचार चल रहा है वो सब कह देता है और उनसे सलाह मांगते हैं। तो गौतम बुद्ध कहता है, देखिए राजन, तक्षशिला यहाँ से बहुत दूर है। अब यहाँ से आप कुछ कीमती चीज ढूंढ के तक्षशिला बेचेगा तो पहुंचेगा, वहां तक सही सलामत पहुंचेगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। मैंने सुना है कि तक्षशिला के राजा उत्तरयान पेंटिंग में, चित्रकला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसा मैंने सुना। यदि आप संसार चक्कर की चित्र लिखकर उनको बेचेगा तो कितना अच्छा होगा, वो खुश होगा और धर्म की संदेश भी पेंटिंग के माध्यम से उन तक पहुंच पाएगा। यही उनके लिए फायदेमंद यानी बहुत अच्छे तोहफा होगा। तो राजा बिंबिसार को कुछ समझ में नहीं है, तो भगवान तो मुझे क्या करना, आपको खुश नहीं करना, आप लौट जाइए महल में, पूर्णिमा के दिन यहाँ वापस आइए, हम पेंटिंग करेंगे और अपने अच्छे कपड़े भी लेकर आना पेंटिंग करने के लिए। अपने दरबार में या महल में जो भी अच्छे कलाकार पेंटर है तो उनको भी लेकर आना। क्या कर उनको लौटने को कहते हैं। अब पूर्णिमा के दिन आने के लिए कुछ दिन बाकी था। तो गौतम बुद्ध
राजगीर जो कि नदी के आसपास में जो पत्थर आता है, नीला पीला आदि रंगीन पत्थर मिलता है, ऐसे छोटे पत्थर को लेकर आता है। अनेक तरह के फूल मिलता है, उस फूल को भी लेकर आता है। जड़ी बूटी को लेकर, जड़ी बूटी से तो ज्यादा कलर नहीं बन सकते, एक ही कलर बन सकते हैं ना जी। तो आश्रम में पहुंचने के बाद हर मोंक्स को अलग अलग रंग की पत्थर देता है, अलग रंग की फूल देता है, पीसने को कहते हैं, पीस कर पाउडर बनाता है, धातु बनाता है। अब पत्थर का अनेक तरह की धातु, फूल का अनेक तरह की धातु, जड़ी बूटी का भी धातु। अब पूरा पेंटिंग करने के लिए धातु पर्याप्त है, मिला। आपको पेंटिंग करना है तो चाहिए जी, रंग चाहिए। रंग आप बाजार से तो नहीं ले सकते, उस समय ज्यादा कलर मिलता नहीं जो आज की जमाने में मिलता है। ये कंपनी आदि बनाता है, ये तो कंपनी तो 17वीं सेंचुरी में शुरू होता है, अभी तो ईसा से पहले की बात कर रहे हैं। जो कुछ करना है खुद को करना है। अब पूरा होता है, अब पूर्णिमा के दिन भी आ जाता है, मगध के राजा बिंबिसार आता है, उनकी मंत्रीगण, उनकी जो कलाकार वो सब आ जाता है, सफेद कपड़ा भी लेकर आया है। तो गौतम बुद्ध समझाता है ये जो है पत्थर का नीला पीला सफेद आदि ये जो है इससे हम रंग बना सकते हैं। रंग बनाकर वो समझाता है ये फूल का जो है, फूल अनेक तरह के होते हैं, इससे भी हम रंग, जड़ी बूटी का और जड़ी बूटी होता है उससे भी हम रंग बना सकते हैं। रंग कैसे बनते हैं इसकी तौर तरीका उनको समझाता है। पूरा होने के बाद उन्होंने रेत में लकीर खींचकर ये संसार चक्कर लिखते हैं, जो उनकी दिमाग में जो ये रेत में काखा आदि जो भी शिक्षा देना, ये 12वीं सदी से करते आया है। क्योंकि पुराने ज़माने में ये ब्लैक बोर्ड की तरह या व्हाइट बोर्ड की तरह यूज़ किया करते थे। तो कोई भी आदमी जो इस तरह की चीज़ जो है अपने विचार अपने दिमाग में वो सब ऐसे समझाते थे, उनको समझ में आ जाता है। मगध की कलाकारों को वो सफ़ेद कपड़े में जो अनेक तरह के रंग है उसको यूज़ करके ये पेंटिंग करते हैं। जो आसमान की कलर, पानी की कलर, इंसान पेड़ पौधा अपने कलर, ऐसे बनने को कहते हैं। गौतम बुद्ध नीचे की श्लोक भी सब कुछ जो बनते हैं एक सफ़ेद कपड़े में, जिसको हम थंका कहते हैं, पूरा होता है एक सुंदर रंगीन पेंटिंग। देखिए ना जी, ये इंसानी इतिहास का प्रथम यानी पहला रंगीन पेंटिंग था। इससे पहले किसी भी समाज में, सभ्यता में ऐसा हुआ ऐसा नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने आदिवासी गुफाओं में रहने वाले पेंटिंग नहीं करते थे, पेंटिंग करते थे, वो भी जड़ी बूटी आदि का, कुछ खास कलर का, रंगीन नहीं होते थे। पुराने सभ्यता भारत के अलावा चीन भी थे, यूनान भी थे, आज की ग्रीस भी, पारसिया भी थे, आज की ईरान इराक आदि भी, तो ये इजिप्ट भी थे। लेकिन उनके पास भी इस तरह की आइडिया नहीं थी। यहाँ से रंगीन पेंटिंग शुरू होता है। पूरा पेंटिंग कपड़े में लिखा, उसको बांध के मगध की राजा के मोहर या सील लगा के उसके साथ एक चिट्ठी के साथ अपने राजदूत के जरिए तक्षशिला देश में भेज देता है। अब ये कई दिन लग गया होगा, आखिरकार ये तक्षशिला पहुंच जाता है। तक्षशिला के राजा उत्तरायण के दरबार में आता है, ये पेंटिंग देता है, चिट्ठी देते हैं, हमारे राजा बिंबिसार ने मगध से भेजा आपके लिए। तो वो पेंटिंग लेता है, पेंटिंग खोल के देखता है तो बहुत अच्छा लगता है उनको। शायद आपने महसूस किया होगा, एक जमाने में रंगीन टीवी नहीं होता है ना जी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने वालों को पहली बार रंगीन टीवी देखने के मौका मिलता है तो कितना अच्छा लगता होगा। उसी तरह तक्षशिला के राजा उत्तरायण पेंटिंग में बहुत रुचि थे। अब ऐसा रंगीन पेंटिंग उन्होंने उनके जीवन में पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगता है। तो सोचता है कि उन्होंने क्या शायद ये किसी देश का नक्शा या मैप होगा, क्योंकि पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा को भेड़ बकरी की खाल में पर्वत नदी आदि लिखकर भेजते थे, खास रंगीन नहीं होते थे। तो ऐसा ही होगा सोचता है। तो देखते देखते जाता है, थोड़ा जटिल लगता है। तो उस समय तक्षशिला देश में हिंदुज़म की गुरुकुल, जैनिज्म का विहार, बुद्धिज्म का मनुष्य आदि बहुत है। तो वहां से एक बुजुर्ग मोंक्स को बुलाता है जो पूरे जम्बूदेव की जानपात में वर्णन कर चुका है। उनको बुलाता है अपने दरबार में। वो कहता है कि बंदे मोंक्स, आप बहुत जम्बूदेव की 16 जनपद में पूरा भ्रमण कर चुका है, आपको बहुत मालूम है, जानकार है, जानकारी है। तो मुझे मगध देश से यानी मेरे मित्र राजा बिंबिसार ने एक ऐसा पेंटिंग बेचा है, तो ये क्या है जी, आप मुझे समझे। मुझे तो लगता है ये किसी देश का नक्शा है। तो वो मोंक्स देखता है, अच्छी तरह से देखता है, ये यहाँ पर श्लोक है उसको भी पढ़ता है, उसको समझ में आ जाता है राजा ने ऐसा नहीं है, ये केवल एक देश का नक्शा नहीं है, इसको देखकर आपको मजा नहीं लेना चाहिए, ये तो पूरे संसार का या जो यूनिवर्स का मैप है। इस पेंटिंग के पीछे कुछ संदेश छिपा है जो पेंटिंग के माध्यम से मगध के राजा बिंबिसार आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको समझो, जानो। संदेश क्या है
ऐसा है, वो यमराज से पूरे संसार को पकड़ कर बैठा है। वो चाहते हैं हम हमेशा इसी में जो रहे, उसका दुकान चलते रहे, बंधे रहे हम बंधे रहे। हाँ जी। तो क्या यहाँ पर 6 यूनियन है, गति है। मनुष्य लोग कहते हैं हम कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, कभी देवता, कभी असुर, कभी भूत प्रेत, कभी नरक, कभी जानवर के रूप में यानी जन्म लेता है। भाई यहाँ मरता है, वहाँ पैदा होते, यहाँ मरता, कभी न खत्म होने वाले सफर चलते रहता है और दुख भोगता है। क्यों? क्योंकि इसकी मूल कारण जो है आपके अंदर है, जो आपने बुरे सोच, ये सांप पक्षी सुअर जो है ये राग द्वेष मोह नेगेटिव्स का प्रतीक है, सिंबल। से यही आपको पुश करता है, जो बुरा करने में मजबूर करता है। तो क्या ये श्लोक कहता है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं, यहाँ से मुक्ति मिल सकता है। उसके लिए आपको ध्यान मेडिटेशन खूब करना चाहिए, ये कहता है। इसको जान लो, समझो। अवधन सूत्र कहता है तक्षशिला के राजा उत्तरयामी इसको देखने के बाद ध्यान खूब किया, विपासना, आखिर जाकर उन्होंने मरने से पहले तक मेडिटेशन की दूसरे स्टेप को छुआ है, यानी समाधि के ऊंचे स्थान पर पहुंचा। उनकी जीवन में एक जो क्रांति है इस पेंटिंग की देखने के बाद, यानी धीरे धीरे बुद्धिज्म यहाँ से बाहर की, जहाँ समुद्र के रास्ते से भी थोड़ा जाता है बुद्धिज्म मिशनरी, ज्यादातर जो है सिल्क रोड से, इधर भारत से चीन, जापान, कोरिया या मंगोलिया या रशिया की साइबेरिया, बुरातिया, काल्मिकिया तक जाते हैं। तो बुद्धिज्म टेम्पल बनते, पेंटिंग लिखते हैं। तो यहाँ से धातु पाउडर लेकर तो नहीं जाता है ना, हर देश में कुछ ना कुछ रंगीन पत्थर मिलता है या फूल मिलता है, जड़ी बूटी, उसी के हिसाब से पेंटिंग करता है। तो धीरे धीरे पूरे दुनिया को समझ में आ जाता है, हाँ रंगीन पेंटिंग किया जा सकता है। यानी आज की रंगीन पेंटिंग जो है, मॉडर्न रंगीन पेंटिंग, उसकी आधार भूमि मादर जो है, माता जो यही है, जननी, यहाँ से रंगीन पेंटिंग शुरू होता है। यानी ये इस तरह की बुद्धिज्म की पेंटिंग में संदेश, जातक कथा से जुड़ा हुआ, स्टोरी से, या बहुत कुछ लॉजिक है, मैसेज है। आज भी बहुत सारे पेंटर जो है कहते हैं पेंटिंग में कि पीछे संदेश है। पेंटिंग की भाषा जो है, पेंटिंग के द्वारा संदेश भेजना, ये 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में नहीं, ये मगध के लोगों को उस समय ये आइडिया था, भारत के जम्बूद्वीप के लोगों को। यानी ये पेंटिंग ऐसा है जी। अब उतना ही है, नमस्ते। गाइस मैं थोड़ा घूम लिया है, अब यहाँ से चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है वहाँ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, वहाँ चलते हैं, ऊपर चल रहे हैं। गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा सा बैठ के साधना करी थी, चलते नीचे देख लिए ये जो है अभी आ रहा है, चलते हैं। सवेरे पहनते ही चलते हैं, नीचे चलते तब से मिलते हैं। बाय बाय। रेडी, आजा। जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से, यहाँ से ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो चलते हैं, मन को शांति मिली और ज़्यादा। इसलिए मोनेस्ट्री आना चाहिए, मन को शांति मिलती है। साधना करो, थोड़ा गुरु जी के पास बैठो, ज्ञान ग्रहण करो, देन कुछ नई चीज़ें सीखो, फिर आगे बढ़ो। चलो गाइस, अब मिलते थोड़ा। गाइस अभी हम आ गए मोनेस्ट्री से, दर्शन कर लिए हमने। जो हमारे गुरु जी थे उनसे भी हमने बातचीत करी, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, जो वहाँ पे पेंटिंग है उसके बारे में बताया, काफ़ी कुछ जो हिस्ट्री थी उसकी, वहाँ के जो मोनेस्ट्री है
उस हिस्ट्री के बारे में हमें बताया। बड़ा अच्छा लगा कि उनसे कनेक्ट होकर उन्होंने बहुत डीप चीज़ें हमें बताई, क्योंकि देखो जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो ना, अगर आप उसके बारे में जानोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ जाते हो उस चीज़ के बारे में आप नॉलेज लेना ज़रूर सीखो। किसी से पूछने में कोई हर्ज नहीं है, आप पूछ सकते हो, कोई मना नहीं करेंगे। देखो दूर से मोनेस्ट्री का क्या व्यू आता है, ये देखो, देख रहे हो गाइस, ये है मोनेस्ट्री। इसका नाम मैं आपको पिंग कर दूंगा, जैसे कैप्शन में ही नाम में डाल दूंगा। बाकी यही है गाइस, यहाँ पे हम रुके हुए थे। मैं सोचा आपको फाइनल कट दे दूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, दे नहीं पाया। तो अभी नीचे की तरफ आए थे, तो फाइनल कट आपको देते हैं। तो यही है मोनेस्ट्री, इसके बारे में हो, जैसे कि आज हमने सीखा यहाँ से क्या मतलब किस बेस पे है, क्या पेंटिंग का मतलब है, किस लिए है, क्यों है, तो ये सब आज हमें इससे पता चला। तो थोड़ी हमने उनसे नॉर्मली बातचीत भी करी, ऑफ कैमरा भी हमने बात करी है, जैसे कैमरा के सामने तो वैसे ऑफ कैमरा भी थे, एकदम पोलाइटली। इनके अंदर ईगो, घमंड नाम की चीज़ ही नहीं होती है, वो वर्ड नहीं जानते कि ऐसा भी कुछ होता होगा। तो गाइस यही बोलूँगा कि अपने मन को जितना शांत रख सकते हो आप उतना रखो, जितना लोभ रखोगे, जितनी स्वार्थ रखोगे, उतना आप परेशानियों में पड़ोगे। तो गाइस यही बोलूँगा। और बाकी अभी हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे, देन फिर अभी हम यहीं खड़े थे, देख सकते हो थोड़ी थोड़ी बूंद गिर रही है। ये बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है स्नो। अभी एकदम छोटी छोटी वो होती नहीं, देखो अभी आएगी तो दिखाता हूँ आपको, एकदम हल्की हल्की स्नो गिर रही है यहाँ पे। देखो ज़मीन पे देख सकते हो, ये देखो बूंद बूंद कैसे है, ये स्नो गिर रही है, स्नो गिर के पिघल जा रही है। बाकी हाँ, स्नो भी देख ले भाई, जब इतना देख ही रहा है तो। ये देखो गिर रही है गाइस ये। चलो कोई नहीं, बाकी यहाँ पे आया, हर चीज़ के लेने चाहिए मज़े। बाकी स्नो कैसे गिर रही है, अब यहाँ टैंक पे बहुत गिरी है, साफ़ करिए। देखो धूप भी हो रही है, स्नो भी गिर रही है, वेदर भी देख लो आप कैसा सा हो रखा है। बस गेटअप होते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पानी हो गई पूरी, स्नोफॉल। अभी हम आए हैं थोड़ा नाश्ता पानी करने, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी। टाइम हो गया अभी 3:30। पराठे मंगाए हैं, पराठे खाएंगे। बाकी ये है यहाँ का एनवायरमेंट। बढ़िया अच्छा है। जा रहे हैं खाने के लिए, देखते हैं फिर रूम पे जाएंगे। तो गाइस हम आ गए अपने रूम पे, खाना पीना हमने खा लिया, अभी ऑर्डर करा था, जहाँ पे हमने दोपहर में नाश्ता करा था वहीं पे कर दिया था। स्टोरेज हो गया था फुल, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। तो अब आ गए हैं यहाँ पे, कर रहे हैं रेस्ट। करीबन टाइम क्या हो रहा है, ऐसे 10:27, 10:30 हो गए हैं। अब जा रहे हैं, थोड़ा खाना वाना खा लिया, चेंज करेंगे, अब सोएंगे। मॉर्निंग में जहाँ तक 9-10 बजे तक हमें निकलना भी है। नुब्रा वैली जाएंगे कल हम, और यहाँ से वो कर देंगे, चेकआउट कर देंगे। नुब्रा वैली से फिर आगे आगे निकल जाएंगे हम, पेंगोंग की तरफ निकल जाएंगे, इस साइड हम वापस नहीं आएंगे लेह में। तो गाइस देखते हैं बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसमें जो बेसिक की जो नॉलेज होती है वो मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। बाकी ये तो कुछ कहना चाहेगा? क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। तो गाइस यही है, अब जा रहे हैं हम सब सोने, एडिटिंग करके उसके बाद सोएंगे, मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं। और आप सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।